हेलो एंड वेलकम और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 2021। अब 2020 तो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और काफी मायनों में एक ऐसा साल रहा जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन उसी सबको सीखते हुए कैसे 2021 में एटलीस्ट अपने फाइनेंशियल्स को लेके आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए, अपने एक्सपेंसेस को लेके गलतियां नहीं करनी चाहिए, कैसे आप उन गलतियों से बच सकते हैं, समझदारी से पैसे बचा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी पर आज हम ये खास पेशकश लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरे साथ मनी एटीट्यूड के फाउंडर अर्नब पंड्या भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका अर्नब जी। तो खर्च बचाने की जो सीख हमें मिली है 2020 में, वैसे तो काफी मायनों में लोगों के खर्च कम हो गए बिकॉज वर्क फ्रॉम होम लोग कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक अलग तरह की स्पेंडिंग बढ़ गई अर्नब जी, जहाँ पे देखा कि लोगों ने ऑनलाइन ज्यादा रहना शुरू कर दिया, तो आपकी डेटा यूसेज बढ़ गई, आपकी ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ गई, आप लगभग सभी कुछ जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर करने लग गए थे। तो खर्चों में बचत तो हुई है, लेकिन खर्चे कुछ अलग मायने में बढ़े भी है। तो सबसे पहले एक्सपेंसेस को लेके 2020 कैसे हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट साल रहा है, हमने क्या क्या सीखा है, ये हमें बताइए। देखिए 2020 एक ऐसा साल था जहां पर आपको सब कुछ फोर्स किया गया था, यानी कि आपका चॉइस नहीं था, लेकिन आपको कई चीजें करनी पड़ी स्पेसिफिकली ऑन द एक्सपेंस फ्रंट। अब मेन चीज क्या हो गई, क्योंकि एक लॉकडाउन आ गया, आपके जो पूरे एक्सपेंसेस है उसका जो तौर तरीका था वो बदल गया। यानी कि पहले आप क्या करते थे, बाहर जाते थे, ऑफिस में जाते थे, तो वहां पर ऑफिस का कन्वेयंस खर्च हो या बाहर जाने का आपका एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो, आपने फिल्म या कोई कॉन्सर्ट देखना हो या कोई प्लेस देखने हो, ये सब जो एक्सपेंसेस थे, जो जहां पर आप लोगों के साथ ये सब मना रहे थे, वो सब बंद हो गया। अब कई लोगों तो क्या कि जो लोग शायद रात को भी अपनी नाइट लाइफ एंजॉय कर रहे थे, उनका भी ये सब बंद हो गया। तो ये सब जो एक्सपेंसेस है वहां पर एक कटौती आ गई। वहां पे बिल्कुल सही कह रहे हो, वहां पे हमारे पैसे बहुत सारे बच गए, लेकिन इन बचे हुए पैसों को लोगों ने काफी अलग तरीके से भी इस्तेमाल किया है अर्नब जी। हाँ, तो ये एक बदलाव आया, ऐसा नहीं कि सबको स्पेंडिंग में बेनिफिट हुआ है, क्योंकि अब आपका एक्सपेंस कहाँ पर बढ़ गया, आप घर पे बैठे सब कुछ कर रहे थे इंक्लूडिंग वर्क फ्रॉम होम। तो कई लोगों को तो एक्चुअली एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, क्योंकि देखिए घर में 3-4 लोग होते, अगर सभी को ऑनलाइन जाना होता है तो कई फैमिलीज को लैपटॉप में इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, फिर डेटा में इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, क्योंकि इंटरनेट स्ट्रॉन्ग चाहिए ये सब के लिए और अनलिमिटेड प्लान्स चाहिए। तो उस प्रकार का एक्सपेंस जो है वो बढ़ गया। उसके साथ धीरे धीरे जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया, उस ऐसा भी आपको देखने को मिला कि लोगों ने पूरा अपना स्पेंडिंग ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। और एक बहुत महत्व की बात ये भी थी कि उन्होंने जो बिग टिकट एक्सपेंसेस है वो भी एक स्पेसिफिक एरिया में कर दे, यानी कि कई लोगों ने खास करके एक डिश वॉशर ले लिया या वॉशिंग मशीन रिप्लेस कर दिया, जो भी वाइट गुड्स थे जहां पर उनको पता चला कि ये इसके बिना जीना बहुत डिफिकल्ट है या बहुत मेहनत पड़ती है, वहां उन लोगों ने बदल दिया। और एक इम्पोर्टेंट चीज और भी है कि ये सब में लोगों ने अपने हाउस इंप्रूवमेंट पे बहुत खर्च किया, क्योंकि आप पूरे दिन घर में हो तो अपने वहां का इम्प्रूवमेंट, यानी कि आप फर्निशिंग्स हो या फर्नीचर हो या कलरिंग हो, कुछ भी हो, जैसे ही खुला सब कुछ, वहां पर एक एक्सपेंस में सर्ज आया। तो जो लोगों ने आपकी लाइफस्टाइल को लेके जो चेंजेस हुए हैं, मोटा मोटा हमारा खर्चा उसी और बढ़ा है 2020 में। लेकिन इसके साथ साथ अर्नब जी, जो हमारे जरूरी खर्चे हैं, जैसे बच्चों की स्कूल की फीस हो गई, आपके प्रीमियम्स हो गए, आपकी लोन की ईएमआई हो गई, काफी हद तक लोन की ईएमआई वगैरह पे तो राहत मिली है, लेकिन बच्चों की स्कूलिंग भले ही ऑनलाइन हुई है, लेकिन स्कूलों ने फीस तो जरूर ली है ना। उसके साथ साथ अगर हम इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करें, उससे भी आप छुटकारा नहीं पा सकते। तो एक तरफ तो आपके जरूरी खर्चे जो मेरे ख्याल से बरकरार रहे हैं, दूसरा आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव हुआ है जिसकी वजह से आपने उस बदलाव के लिए खर्चे किए हैं। तो कुल मिला के 2020 में जो ओवरऑल हमारा एक्सपेंसेस का एटीट्यूड रहा है, जो नेचर रहा है, वो बड़ा है बाकी सालों के मुकाबले। नहीं, देखिए जो नेसेसरी एक्सपेंसेस है, यानी कि बेसिक्स है, स्कूल फीस, इलेक्ट्रिसिटी, अब इंटरनेट, फोन, ये सब तो आपको भरना ही है, रेंट,
या ईएमआई हो, लेकिन आपने अगर मान लीजिए थोड़ा मोरेटोरियम भी ले लिया है तो उससे वो तो टेम्पररी है, आपको भरना तो है ही एट द एंड ऑफ द डे। तो ये सब में आप फाइनल एनालिसिस करें तो उन लोगों ने जिन्होंने अपने जो एडिशनल एक्सपेंसेस थे, जो एक्चुअली हम डिस्क्रिशनरी कहते हैं, जिन्होंने डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस पे कट लगाई है, उन्होंने बचत की है। लेकिन जिन्होंने सिर्फ अपने एक्सपेंसेस का तौर तरीका बदला है, तो उनको सेविंग्स दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि उन्होंने जो एक्सपेंस किए हैं वो तो किए ही है, लेकिन सिर्फ उनका मोड बदल गया। यानी कि पहले आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए फिजिकली जाते थे, अब आपने ऑनलाइन कर दिया। मान लीजिए आपने इवन क्लोथ्स और वो सब के लिए शॉपिंग भी आपने अगर ऑनलाइन कर लिया है, तो आपका तो एक्सपेंस हो गया। अब जिन लोगों ने एक्चुअल शॉपिंग ही नहीं किया, क्योंकि उन्होंने माना कि मान लीजिए हम घर पे ही बैठे तो एडिशनल ये सब की जरूरत क्या है, उनको सेविंग हुई है। और अगर यहाँ पे भी हमने एक पैटर्न देखा है अर्णव जी, क्योंकि मोटा मोटा लोगों के खर्चों पे जो लगाम है वो लगी है, आप लगा ले मार्च से लेकर जून जुलाई तक। अगस्त से हमने, क्योंकि त्योहारी सीजन शुरू हो गया, तो लोगों की लाइफ, और क्योंकि लॉकडाउन में भी कहीं ना कहीं हमने देखा कि रियायत भी मिलनी शुरू हो गई थी, तो लोगों के खर्चों की रफ्तार एक बार फिर से शुरू होने लग गई थी। खैर तेजी से नहीं बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ने लग गई थी। और ऑनलाइन खर्चे भी हो रहे थे, लोगों ने बाहर जाना भी शुरू कर दिया था, तो कहीं ना कहीं दोनों तरह के खर्चे एडअप भी हो रहे थे। जी, तो पीरियड ऑफ सेविंग ऑब्वियसली अप्रैल टू जुलाई था। उसमें अगस्त से धीरे धीरे पिकअप हुआ, दिवाली पे एक पीक आ गया, क्योंकि दिवाली पे बहुत सारा एक्सपेंस हुआ है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिन्होंने अपना अप्रैल से जुलाई तक का सेविंग्स को इन्वेस्ट कर दिया, उनके लिए ओवरऑल सेविंग्स है। पर मान लीजिए वो अमाउंट आपके सेविंग्स अकाउंट में ही पड़ी रही, तो चांसेस ये है कि जब आपकी स्पेंडिंग ने रफ्तार पकड़ी, तब ये भी स्पेंड हो गए, तो आज आप वहीं के वहीं थे। तो जिन लोगों ने एक्चुअली अप्रैल से जुलाई तक निवेश किया, उनको डबल बेनिफिट है कि एक बेनिफिट ये कि शायद ये सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट पहले से ज्यादा थे। दूसरा, उस समय में जो इक्विटी मार्केट्स थे, अगर आपने इक्विटी में डाले हैं, तो इक्विटी मार्केट्स की हालत उस समय काफी कमजोर थी और काफी गिरे हुए। तो वो जो इंस्टॉलमेंट इन्वेस्ट हुए हैं, वो लो कॉस्ट पे भी इन्वेस्ट हुए, तो ये डबल बेनिफिट हुआ। अब लेकिन वो तो समझदार कैटेगरी के लोगों की बात कर रहे हैं, जिन्होंने बचत के साथ साथ निवेश भी किया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर तो लोगों की निवेश का सेविंग्स को लेकर ही बहुत सारी दिक्कतें सामने आई है, कठिनाइयां सामने आई है। तो अब हमें समझना है कि 2021 में जो हमने लेसन्स लर्न किए हैं 2020 से, उन पर कैसे अमल किया जाए, इन लेसन्स को कैसे अपनाया जाए, और कैसे ही पहले दिन से, पहले महीने से ही हम जो है अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल रखें। इसका नुस्खा क्या अलग होगा 2021 के लिए, जो हम बाकी लगातार नॉर्मली लोगों को देते आए हैं अर्णव जी? नहीं, देखिए जो हम नॉर्मली कहते आए इतने सालों से, आपको वही फॉलो करना है। लेकिन अब हम 2020 का एग्जाम्पल लेके कह सकते हैं कि ये करना जरूरी है, और क्यों जरूरी है ये लोग भी समझेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए कि आपको अच्छी तरह से सेविंग्स करनी है, ये एक स्पष्ट चीज है। अब 2020 में आपको फोर्स किया गया सेव करने के लिए, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं थे। लेकिन 2021 उस हिसाब से काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि मान लीजिए कि वैक्सीन धीरे धीरे रोल आउट होगा, ये लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट है वो भी कम होगा, तो आपके पास स्पेंडिंग्स के एवेन्यूज बढ़ जाएंगे ओवर द ईयर। तो उसमें चांसेस ये है कि आपने अगर कंट्रोल नहीं रखा, तो आप फिर वापस वही स्थिति में आ जाएंगे और आप सब कुछ खर्च कर देंगे। तो पहली बात है कि आप कोई फोर्स सेविंग की राह मत देखिए, आप अपने आप ही एक गोल तय कर दीजिए कि मैं इतना परसेंटेज सेव करूंगा, और उस पे ही लेकिन बात कर रहे हैं अर्णव जी, क्योंकि देखिए एक हमारे एक्सपेंसेस आने वाले महीनों में क्या होने वाले हैं हम नहीं जानते, लेकिन कुछ हद तक जो हमारे जरूरी खर्चे हैं, जो हम जानते हैं, जो हमें हर साल देने होते हैं, बच्चों की फीस हो गई, आपकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हो गई, आपके लोन की EMI होगी, अगर आपने मोरेटोरियम लिया है तो शायद थोड़ा सा इजाफा उसमें आता हुआ आप देखेंगे, प्रीमियम्स हो गए आपके, 31 मार्च की डेडलाइन भी आने वाली, उससे पहले आपको अपने निवेश की प्रक्रिया को भी पूरा करना होगा। तो मेरे ख्याल से कि क्या इन जरूरी खर्चों को सबसे पहले लिस्ट डाउन कर लेना चाहिए, एक फॉर्मेट, एक तरीका होना चाहिए जिसमें आपको चलना पड़ेगा।
हाँ, देखिए हम नॉर्मली क्या है कि कहते हैं कि आप बजट बना दीजिए, तो ये हाँ, बजट ये एक्सपेंसेस का लिस्ट आउट ही होता है। लेकिन अगर आपको उस प्रकार नहीं जाना है तो आप ये देखिए कि आपके जो फिक्स्ड कॉस्ट है और जो कॉस्ट है जो आपको भरने ही है, उसका हाँ, पहले पहले एक लिस्ट बना दीजिए। तो उससे आपको पता चलेगा कि मान लीजिए ये 15,000 है, 20,000 है, आई मीन विल वेरी अकॉर्डिंग टू द फैमिली। तो उस राइट, हिसाब से उतनी रकम तो आपको खर्च हर महीने करनी ही है। कर लेनी तो चाहिए। ये आप अलग से एक लिस्ट बना दीजिए। ठीक दूसरी है। बात है कि दूसरी एक लिस्ट बनाइए कि जो प्रोबेबल एक्सपेंसेस हैं, जो आपको इस साल करने होंगे, वो शायद बिग टिकट भी हो सकते हैं, स्मॉल टिकट हुँ, भी हो सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपके फैमिली में कोई फंक्शन है, तो आपको हाँ, पता है कि इसमें एक एडिशनल एक्सपेंस जाएगा। तो हुँ, उसके लिए अगर आपने पहले से ही प्लान कर रखा है, तो फिर हाँ, वो लास्ट मिनट रश नहीं आएगा। हाँ, और इसके बाद एक थोड़ा डिस्क्रिशनरी स्पेंड का भी आपको शायद एक लिस्ट बनाना होगा कि कहाँ-कहाँ आपके पास कितनी अमाउंट्स अवेलेबल है। तो हाँ, ये 3 प्रकार के अगर आपने एक्सपेंस के लिस्ट बना रखे हैं, तो फिर आपको थोड़ा कंट्रोल है कि आपको पता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। कहाँ जा उसमें रहा है? एक चीज़ 2021 में ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि अब इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हुई है। हाँ, तो ये जो आपका जो हाउसहोल्ड बजट है, हुँ, उसमें तकलीफ आने की संभावना ज़्यादा है। हुँ, क्योंकि ये इन्फ्लेशन जो है, वो एक पूरी तरह से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। दूसरी बात ये है कि ऐसा मानना भी है कि ये इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, क्योंकि हाँ, ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आपके ग्लोबली जो इन्फ्लेशन आ रहा है, मेटल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उसका पास ऑन इफेक्ट होगा। यानी कि हाँ, रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने से आपकी जो एंड यूज़ है, उसके उसमें इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना। तो बिल्कुल, नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि आपके हाउस होल्ड बजट में एक कंटिजेंसी अमाउंट रखिए, एक छोटा 10-15% का, ताकि अगर इस प्रकार का इन्फ्लेशन आए तो आपका हाउस होल्ड बजट यानी कि हिल ना जाए। तो ये हाँ, ध्यान में रखते हुए आपको इसकी भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, वरना आपका पूरा कैलकुलेशन साल में पूरी तरह से उल्टा हो। बिगड़ जाता है। तो इसके लिए भी हम लोग ने जब से कोरोना की शुरुआत हुई थी तभी से लोगों को कहा था कि इमरजेंसी फंड अगर आपने नहीं बनाया है तो आपको अब वक़्त आ गया है कि इसका मकसद, इसकी यूसेज समझ में आ गई है और आपको क्यों इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। जिस कंटिजेंसी अमाउंट की आप बात कर रहे हैं जिस प्रोबेबल खर्चों की आप बात कर रहे हैं, उनको इमरजेंसी फंड के रूप में आप बना सकते हैं। क्या कहेंगे? हाँ, देखिए इमरजेंसी फंड तो के तो अनेक यूज़ होते हैं। एक हाँ, मेन यूज़ तो यही है कि उस इमरजेंसी फंड से अगर आपको आपका ओवरऑल कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाए, तो हाँ, उसको वो पूरा करता है। तो यानी पूरा कि इमरजेंसी फंड अगर आपके पास नहीं है, कुछ भी हो तो सकता आप है वो। नहीं तो आप हाँ, सब कुछ छोड़ के पहले वो बनाइए। दूसरे बिल्कुल। किसी की चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एक इमरजेंसी फंड पहले बना दीजिए और हुँ, उसे मेरे हिसाब से 2020 के बाद ये लेसन भी है कि 3 महीने, 4 महीने का इमरजेंसी फंड नहीं चलेगा। हाँ। एटलीस्ट 7-8 महीने का आपको रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा या ताकि कम से कम साल भर का भी बना लेंगे तभी कोई आपत्ति नहीं होगी। जितना हाँ, हो सकता है आपको करना चाहिए। तो इसमें थोड़ी ज़्यादा रकम अगर पड़ी हुई है इमरजेंसी फंड में, तो नॉट ओनली ये आपका टेंशन दूर करेगा, लेकिन हाँ, बड़ी क्राइसिस से आपको अ, उसका कॉम्बैट करने में आपको सफलता मिलेगी। आसानी दूसरी बात होगी। ये है कि ये इमरजेंसी फंड में से एक, क्योंकि अगर वो फंड बड़ा है, तो उसमें से इस प्रकार का कोई नॉर्मल डिसरप्शन होता है और आपको थोड़े रुपए कहीं से खींचने हो, तो वहीं से थोड़ा रकम भी आप ले सकते हैं। ये निकाल सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो और इमरजेंसी लोगों फंड आप किसी रिकरिंग डिपॉज़िट में ना बनाएँ, उसे आप लिक्विड फंड में बनाएँ तो काफ़ी बेहतर होगा। क्या कहेंगे अर्नब जी आप? आपको एक मिक्सचर रखना चाहिए, सेविंग्स अकाउंट, शायद थोड़ी ओके, फिक्स्ड डिपॉजिट और एक शॉर्ट टर्म या लिक्विड या ओवरनाइट डेट म्यूचुअल फंड। ये अगर ये ओके। तीनों की का मिक्सचर है, तो उसमें क्या होता है कि जो इमीडिएट रकम है, वो आप सेविंग्स से यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको 3-4 दिन में चाहिए तो वो आप लिक्विड फंड से निकाल सकते हैं और अगर आपको थोड़ी लंबी रकम चाहिए तो वो आप डिपॉजिट भी तोड़ सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो इस प्रकार का मिक्सचर अगर आपने इमरजेंसी फंड के लिए रखा हुआ है, तो फिर आप एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड हैं। और इसमें मैं एक बार फिर कहूँगा लोगों को कि इमरजेंसी फंड में आप रिटर्न की चिंता मत कीजिए, ये हाँ, सेफ्टी के लिए है। तो उसमें अगर आपने बहुत कम कमाया फिर भी ठीक है, लेकिन ये आपकी सेफ्टी के लिए, आपके पीस ऑफ माइंड के लिए।
बिल्कुल। तो कुल मिला के आपकी ऑनलाइन शॉपिंग, आपके ट्रैवल प्लान्स और खाना-पीना इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा आपको बदलना होगा, इन सब टेम्पटेशंस को थोड़ा-सा आपको कंट्रोल में रखना होगा और सबसे पहले ज़रूरी खर्चों की लिस्ट, उसके बाद जो-जो खर्चे आपको लगता है कि होने की संभावना है, उसकी लिस्ट बनाएँ और जैसा कि अर्णव जी ने भी कहा कि सब कुछ छोड़ के पहला काम करना है इमरजेंसी फंड बनाना है और 6 महीने के लिए नहीं, साल भर के लिए बनाना है। कम से कम एम साल भर का कीजिए ताकि आप 6-8 महीने का इमरजेंसी फंड बना पाएँ। तो इसी नोट पे हम उम्मीद करते हैं कि बचत को लेकर और अपने खर्चों को कंट्रोल में लेकर आपको सीख मिल गई हो और आप इसमें अमल करें। वंस अगेन हैप्पी 2021 और अर्णव जी बहुत-बहुत शुक्रिया इस पेशकश में शामिल होने के लिए।